हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और एसएससी के डिफरेंट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए जो डिफरेंट ईयर क्वेश्चन है पॉलिटी के, वो सभी आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। ये लगभग 150 क्वेश्चन होने वाले हैं और 150 क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि आपको इसमें ईजी भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो एग्जाम लेवल में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों में कुछ अलग टाइप के पॉलिटी के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी-कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और कभी-कभी थोड़ा-सा हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। उन सभी क्वेश्चंस को हम आज अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद एक अधिनियम है जिससे 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों, जिसे हम डोमिनियंस कहते हैं, उसमें विभाजित किया था। तो कब किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो जैसा आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है? तो पूर्वगामी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस अधिनियम को भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र पर स्तर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो आप इस चीज के अच्छे से याद रखें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र पर स्तर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप फोर्थ क्वेश्चन देख पा रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि आपने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या हुआ, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के और किस नाम से जाना जाता है? तो ये और किस नाम से जाना जाएगा? तो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जानेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से ये एक और अन्य नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? तो कौन सा सुधार हुआ था? तो आप इसे याद रखेंगे, वो सुधार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आपने इसे याद रखा, भारत सरकार अधिनियम 1919 से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका ज्यादातर आंसर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होगा या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट होगा। तो आप इसे लिंक कर लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से या उसकी रिपोर्ट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अलग 22 वर्षों तक बढ़ा दिया था। तो कब बढ़ा दिया था, कितने जो है ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया था? तो आप इसे याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगले 20 सालों के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। तो आपने इसे याद रखा कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये देख ही सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन जो है एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने जो है पढ़ा सब कुछ होता है, पर एंड टाइम पे आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए होते हैं या फिर कुछ टॉपिक ऐसे छोड़ दिए होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उन सभी टॉपिकों को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उन्हें एक बार और अच्छे से रिवाइज करके जाइए। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और ज़्यादातर एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसा मैंने आपको बताया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जहां भी आए तो उसका राइट आंसर लगभग 99% केस में क्या होगा? 1919 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा। तो आप जैसे ही देखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात हो रही है तो ये हमारे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप में ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो ये बयान किसने दिया था? आप इसे याद रखेंगे, ये बयान दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन को याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। तो ये किसने बोला था? ये बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति का सदस्य इसमें से कौन था? तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें अध्यक्ष को नहीं पूछा गया है, इसमें समिति के सदस्य को पूछा गया है। अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाता तो वो कौन होता? तो वो होते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब होते हैं। तो जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि ये उनके अध्यक्ष थे इस समिति के। तो जैसा आपने देखा कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर के.एम. मुंशी जो ये थे, ये प्रारूप समिति के सदस्य हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन जैसा आपने देखा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। और उन समिति में कितने लोग थे? तो वो हम नीचे देखेंगे कि प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप समिति तैयार करना जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर साहब आपने देखा कि ये अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये उनके जो सदस्य में थे, शामिल थे। फिर है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, फिर मोहम्मद साहिबुल्लाह, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्रा जो फिर बाद में चीज हो गए थे। उनके स्थान पे कौन आया था? डी.पी. खेतान आए थे। और फिर उनके बाद में आए थे, और फिर डी.पी. खेतान के बाद में आ गए थे कौन? टी.टी. कृष्णमाचारी। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान सभा की मसौदा समिति में डैश सदस्य शामिल थे? तो कितने सदस्य शामिल थे? तो ये 7 सदस्य शामिल थे। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे कि संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य शामिल थे। मसौदा समिति और प्रारूप समिति दोनों एक ही जैसे हैं, ये दोनों का नाम सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे मसौदा समिति पूछे या फिर प्रारूप समिति पूछे तो उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप इस चीज को याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था तथा इसी दिन संविधान सभा में जो है संविधान सभा ने भारत संविधान को अंगीकार किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो हाथों से संविधान लिखा गया था, तो वो लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो आप ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिन्होंने हाथों से संविधान को लिखा था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं कि संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथों से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार या फिर शिल्पीकार थे। तो उनके द्वारा ये संविधान जो है वो रचा गया था, बनाया गया था। और लिखा किसने था? वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये जो चीज है संविधान वो लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो कि है, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप ये आंसर याद रखेंगे कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि जो है संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और प्रमुख नेता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो ये भी आप इसे याद रखेंगे। तो जब से आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब इन्हें चुना गया था अध्यक्ष के रूप में? तो ये डेट आप याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 10वां आयोजन कब आयोजित किया गया था?
6 से 17 अक्टूबर जो है 1949 के बीच में ये किया गया था। तो 6 से 17 अक्टूबर के बीच में किया गया था। ईयर कौन-सा हो जाएगा? 1949 1949 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वक़्त जो है वो 10वां अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर के बीच 1949 को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे। तो ये बात की गई है 1947 तक जो जानकारी प्राप्त थी उसके अनुसार भारत का संविधान लिखने वाला जो है संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो टोटल मिलाकर कुल कितने सदस्य थे? तो 299 299 सदस्य जो है उस समय मौजूद थे, जो हमें जानकारी उस समय मिलती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में बंटवारे के बाद 389 सदस्यों में से 299 सदस्य ही रह गए थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहले बहुत लोग इस पे काम कर रहे थे, 389 लोग लगभग काम कर रहे थे। फिर बाद में बँटवारा हो गया था, जिससे लोगों को इधर-उधर जाना पड़ गया था। तो इससे घटकर सदस्य 299 हो गए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा है, जो है एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आपसे इसी सारे क्वेश्चन में छोटी-छोटी मिस्टेक होती रहती है। तो आपसे याद रखेंगे अच्छे से कि संविधान सभा लिखने वाले टोटल सदस्य कितने थे? तो 389 थे, फिर बाद में बँटवारे के बाद 1947 के बाद 299 रह गए थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो किस शहर में हुआ था? तो ये कौन-सा शहर है हमारा? तो ये हो जाएगा दिल्ली में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे कि भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जो है निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? तो दिल्ली में हुआ। जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन किस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं रखा है, जिसमें कि बहुत ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है, या फिर मूल अधिकार किससे संबंधित है, या फिर मौलिक कर्तव्य हमारे कौन से हैं। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत पहले आया करते थे। अभी उस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छे से देख के जाते हैं, तो बहुत कम ऐसे चांसेस आएँगे जहाँ आपसे क्वेश्चन गलत होंगे आप एग्ज़ाम्स में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसमें आपसे महिलाओं की संख्या पूछी गई है कि जो भारत संविधान में बनाने वाले संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो ये थी कितनी? 15 महिला सदस्य थी। तो आप इनका नाम भी चाहे याद रख सकते हैं, नीचे इनके नाम भी लिखे गए हैं। तो एक बार हम उन नाम को भी देखते हैं। तो उनके नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करानी, अम्मू स्वामीनाथन। तो ये कुछ महिलाएं हैं जो कि संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल थे। तो 15 महिलाएं थीं। तो आप इनका नाम भले ही याद न रखें, पर आप इनकी संख्या ज़रूर याद रखेंगे कि जो 15 महिलाएं थीं वो संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए उनमें सदस्य के रूप में शामिल थीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था बी पट्टाभी सीतारमैया। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि भारत के संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अलादी कृष्णस्वामी अय्यर जो है वो किस संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ये कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ये थे प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि इन्हें पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत मतलब कि 1947 के बाद पूछा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि स्वतंत्र भारत में कुछ और प्रथम मंत्री बनाए गए थे और उनके कार्यभार है
तो ये भी हमें देखना है, और क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, तो आप इनका नाम याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, और इन्हें कौन-सा कार्यभार दिया गया था? तो ये प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध में इनको मंत्री बनाया गया था। फिर दूसरा नाम है अबुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा मंत्री थे, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद, ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई, ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री बनी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने थे। तो इनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने याद रखा कि जो जवाहरलाल नेहरू है, वो उस समय स्वतंत्र भारत में क्या थे? प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले देखते थे, और वैज्ञानिक शोध के लिए भी उन्हीं को रूप में जो है नियुक्त किया गया था। फिर अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है, ये है शिक्षा मंत्री उस टाइम के जब भारत आज़ाद हुआ था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर थी स्वास्थ्य मंत्री, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। और ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कानून मंत्री किसे बनाया गया था, तो वो थे बी आर अम्बेडकर साहब। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो हो जाएगा हमारे बी एन राव के। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी एन राव को जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, या फिर सलाह मंत्री बनाया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो ये थे अमू स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमू स्वामीनाथन जो है वो 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो आप इनको याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बनी थी। तो ये बनी थी कौन? अम्मू स्वामीनाथन बनी थी। आगे बढ़ते हैं, 51 क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो ये कब चुनाव हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन नंबर बी 1946 को हुए थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे? तो 1946 में हुए थे। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ये मतलब कहाँ से लिया गया है, या ये इसका स्रोत क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्देशों का साधन है। ये मतलब कि भारत सरकार 1935 में ये हुआ था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी होने चाहिए। तो आप इस चीज को भी अच्छे से याद रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को डैश से लिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मंत्रिमंडलीय जो स्वरूप है, मंत्रिमंडल की प्रक्रिया, ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, जिसे हम यूके भी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो शासन में मंत्रिमंडल स्वरूप है वो किस देश का है? तो वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो इसमें कुछ ऐसे उपबंध हैं जो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, पर इसमें से एक ऐसा कौन सा चीज है जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो वो हो जाएगा हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है वो हमने यूके जो ब्रिटेन है हमारा उससे नहीं लिया गया है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? द्विसदनी में पद्धति लिया है, विधायी प्रक्रिया लिया है, और विधि शासन लिया है। ये 3 चीज लिए हैं, पर मूल अधिकार जो है वो हमने ब्रिटेन के शासन से नहीं लिया है। मूल अधिकार जो है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने यूएसए से लिया है, मतलब अमेरिका से लिया है, जैसा कि आप तभी अभी नीचे देखेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें है भारत संविधान के स्रोत और उनका देश। तो हम पहले देखेंगे कि ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज ली गई है। तो ये संसाधनात्मक शासन प्रणाली हो जाएगी, एकल नागरिकता हो जाएगी, और विधि निर्माण हो जाएगी। और इससे पहले जो आपने ऊपर देखा, विधायी प्रक्रिया, द्विसदन पद्धति और विधि शासन हो जाएगा। तो ये सभी कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है।
अब आता है हमारा अमेरिका देश। तो अमेरिका से लिया गया है कौन सा? मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है और संविधान की सर्वोच्चता ली गई है कि संविधान से बड़ा किसी को नहीं माना जाएगा। तो वही चीज़ कहाँ से ली गई है? अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, और केंद्र व राज्य संबंध लिया गया है। तो समवर्ती सूची आप जरूर इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आता है हमारा जर्मनी। तो जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो है स्थगन। तो आपातकाल के समय जो हमारे मूल अधिकार होते हैं वो स्थगन हो जाते हैं, मतलब उन्हें रोक दिया जाता है। तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और केंद्र व राज्य का संबंध। और फिर इसी तरह नेक्स्ट अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता। और ब्रिटेन से लिया गया है संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो भारत में जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो किस संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है हमारे जापान से। काफी सही, क्वेश्चन को याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं और अगर आपकी शिफ्ट में आते हैं तो आप इसका आंसर दे पाएं, इसीलिए मैंने इस सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल कर रखा है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं और उन्हें आपने पढ़ रखा होता है कहीं ना कहीं से। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और लोग बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखें और अपने एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन को 100% सही कर जाएं। अगर इजी पूछे जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन यही अगर टफ हो जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरा रीज़न है कि मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। जैसा कि आपने देखा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो ज़्यादातर हमने जापान के बारे में नहीं सुना होता है, ज़्यादातर हमने आयरलैंड सुना है, रसिया सुना है, अमेरिका सुना है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसाने के लिए होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से कौन सा उपबंध लिया गया है? यह है उच्चतम न्यायालय का परमदर्शीय क्षेत्राधिकार। तो आप इसे याद रखेंगे, ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। तो आपने याद रखा कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परमदर्शीय क्षेत्राधिकार, ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन की तरफ तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का भाग 16, ये भाग 16 है, डैश से संबंधित है। तो ये आपसे पूछा गया है कि भाग 16 किससे संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ वर्गों में संबंधित विशेष प्रावधान जो है वो भाग 16 में बताए गए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो कुछ वर्गों में हमें विशेष प्रावधान दिया गया है, इसी से संबंधित है। तो ये समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट भाग जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम देखेंगे इसमें यह है भाग और फिर प्रावधान कि भाग 16, जैसे ही मैंने आपको बताया भाग 16 ये किससे संबंधित है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान ये हमें देता है। इसी तरह आता है भाग 9A। तो भाग 9A किससे संबंधित है? ये नगर पालिकाएं से संबंधित है। इसी तरह आता है भाग 15। भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से। और फिर लास्ट में है हमारा भाग 20 और ये संबंधित है किससे? संविधान के संशोधन प्रक्रिया से। तो ये सभी आप देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट भाग है ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि भाग 16 आपसे पूछा गया है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में भाग 9A पूछ लिया जाए या फिर 15 पूछ लिया जाए या फिर 20 पूछ लिया जाए। तो ये सभी किससे संबंधित है? तो इस सभी चीज़ों से संबंधित है। 9A नगर पालिका से संबंधित है, आप इसे याद रखेंगे। भाग 15 निर्वाचन से और भाग 20 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? तो आप देख रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से कौन संबंधित है? तो ये है कारखाने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है कारखाने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो संघीय कार्यपालिका का प्रावधान क्या होता है? ये भाग 5 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो संघीय कार्यपालिका का प्रावधान कहाँ पे है? हमें भाग 5 में देखने को मिलता है। आइए समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट संविधान के भाग और उनके प्रावधान कौन कौन से हैं। तो भाग 5 ये बताया गया है संघीय कार्यपालिका के बारे में। भाग 3
मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 राजकीय नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 6 ये संबंधित है राज्य की कार्यपालिका से। तो आप इन सभी भागों को ज़रूर अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सीजीएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाग 5 आपने याद रखा कि ये किससे संबंधित है, ये संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है और भाग 6 जो है वो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो है वो कितनी अनुसूचियां हैं, मूल अनुसूचियां जो हैं वो कितनी है? तो वो है 12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो 12 अनुसूचियां हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। तो ये कब की बात है? ये जब भारतीय संविधान नया-नया बना था तब की बात है ये। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत के मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद आर्टिकल है तथा 8 अनुसूचियां हैं तथा 22 भाग हैं। तो आपका आंसर तो 12 है, तो ये 8 अनुसूचियां कैसे हैं? तो ये मूल संविधान की बात हो रही है। वर्तमान में यही 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52 संविधान के द्वारा जो है संशोधन किया गया। 1985 द्वारा 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और फिर 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो ये समय-समय पे जो है संशोधन होते रहते हैं और उनमें से 8 से फिर 12 अनुसूचियां हो गई थी। आप इस समय वर्तमान वाला याद रखेंगे कि 12 अनुसूचियां थी। जब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आप इसे याद रखेंगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वो बढ़कर कब हो गई? 12 हो गई थी। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? तो ये प्रावधान है कि 11वीं अनुसूची में। तो आप इसे याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। ये 11वीं अनुसूची, आप इसे याद रखेंगे। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों को शक्तियां तथा जो है प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं और ये कब जोड़ा गया था? ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया है? तो 11वीं अनुसूची है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो ये भाग जो है 11 में है, आर्टिकल 245 से 255 के बीच। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये भाग 11 में है। कौन सा भाग है ये? केंद्र राज्य संबंधों के बारे में कौन सा भाग बताता है हमें? तो भाग 11 बताता है और आर्टिकल पूछा जाए तो 245 से 255 के बीच ये आर्टिकल है जो हमें बताते हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा हो? तो दिल्ली राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी, ये किस आर्टिकल में है? तो आप ये याद रखेंगे, ये आर्टिकल है कौन सा? 239 का ए वाला पार्ट। तो आप इसे याद रखेंगे कि आर्टिकल 239 डबल ए वाला पार्ट जो है ये बताता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और उसके लिए एक विधानसभा होगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस पे स्टार मार्क डाल लीजिए और आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए? तो ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा आर्टिकल करता है? ये है आर्टिकल 51 ए का सब पार्ट ए। तो आप इसे याद रखेंगे, ये है आर्टिकल 51 ए का सब पार्ट ए, जिसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। संविधान के अनुच्छेद 51 का ए पार्ट के तहत भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना शामिल है। तो ये किसमें शामिल है? तो ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा है
कि ऐसा कौन-सा आर्टिकल है जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध को देता है? कि ये कौन-सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 371 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच में एक विशेष उपबंध को तैयार करता है। इसी तरह है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आप नीचे देखेंगे, जैसे आर्टिकल 371 आप देखिएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच जो है विशेष उपबंध करता है। इसी तरह आता है हमारा अनुच्छेद 71 का क, जो कि नागालैंड राज्य से संबंधित विशेष उपबंध को देता है। इसी तरह अनुच्छेद 371 का ख पार्ट, जो कि है आसाम राज्य से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 371 का ग पार्ट, जिसे हम सी पार्ट भी कहते हैं, 371 का सी पार्ट, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। आपने देखा ये कुछ विशेष उपबंध होते हैं जो कि इन आर्टिकल्स के द्वारा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आप सभी को पता होगा, ये आर्टिकल हो जाएगा 1। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात जो इंडिया है हमारा, वो एक राज्यों का संघ है। इसी तरह आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 371 क निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को देता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि 371 का पार्ट ए जो है वो किस राज्य के बारे में है? तो ये हमारे है नागालैंड के बारे में, तो आप इसे याद रखेंगे। 371 का क पार्ट जो है वो नागालैंड के बारे में है, और पार्ट जो ख है वो असम से रिलेटेड है, और पार्ट ग जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? वो रिलेटेड हो जाएगा मणिपुर से। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित है। तो इसने आपसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आर्टिकल दे से आपको पूछा जाएगा कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है, या फिर आर्टिकल ये किस लिए जाना जाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से संबंधित है। जो लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, तो वो रिपोर्ट किस आर्टिकल के अंदर तैयार करेगा? तो आर्टिकल 323 के अंदर लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूलतः डैश अनुच्छेद थे? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो वो आपका राइट आंसर होगा 395, 395 अनुच्छेद थे जो मूलतः संविधान था। मतलब कि जो हमारा पहले का संविधान था उसमें लगभग 395 आर्टिकल जो है मौजूद थे, 395 अनुच्छेद मौजूद थे। भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं, और आर्टिकल भी बहुत सारे और ऐड होते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो ये आपका इनिशियल पीरियड का टाइम है जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो 395 जो आर्टिकल थे वो मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 172 का पार्ट 2 डैश के अनुसार किसी राज्य का भंग नहीं होगी? तो क्या भंग नहीं होगी? तो ये हो गई है हमारी जो है विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है वो आर्टिकल 172 के पार्ट 2 में दिया गया है, पर ये किसी राज्य की भंग नहीं होगी। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि अनुच्छेद 172 का पार्ट 2 जो है वो विधान परिषद से संबंधित है, और ये किसी भी राज्य की भंग नहीं हो सकती। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि विधान परिषद जो है वो किसी भी राज्य की भंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो उत्तरदायी नहीं होंगे, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल में बताया गया है 361 आर्टिकल में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि 361 में क्या है। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या फिर राज्य का जो प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी राज्य के अपने प्रमुख कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। तो इसमें आप सिंपली इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके राज्य में या फिर आपके तरफ जिस राज्य में आप रह रहे हैं, वहाँ का राज्यपाल किसी आदमी का फ़ेवर करता है, या फिर वो बताता है कि नहीं-नहीं इस आदमी ने कोई गलत नहीं किया, हम इसका न्यायालय में जाके इसकी गवाही दे सकते हैं। तो राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता, और सेम कंडीशन जो है वो राष्ट्रपति के साथ भी होती है।
तो राष्ट्रपति किसी का फ़ेवर नहीं ले सकता कि हम इस आदमी को जानते हैं, आप इसको सज़ा मत दीजिए। तो इस तरह से वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं कर पाएगा। वो न्यायालय में अपनी बात नहीं रख सकता किसी और आदमी के लिए। तो ये पावर जो है वो 361 जो है उनसे छीन लेता है। तो आर्टिकल 361 इसी चीज़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? ये है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन-सा है? निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन-सा जो मैच है, वो सही नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79। ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नहीं होता है। तो जो 79 है, वो किससे संबंधित है? वो संसद से संबंधित होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे 79, 80 और 81 तो ये सभी जो है वो संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी जो सभी 3 ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। 114 जो है वो विनियोग विधेयक से संबंधित है, 280 वित्त आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 312 ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जो आर्टिकल 79 है जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, ये संबंधित है संसद के गठन से संबंधित है। इसी तरह आर्टिकल 80 जो अनुच्छेद 80 है, वो संबंधित हो जाएगी किससे? तो वो संबंधित हो जाएगी राज्यसभा से और आर्टिकल 81 वो लोकसभा से, तो संसद। आप इस चीज़ को याद रखेंगे संसद, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स में कई बार आपको देखने को ज़रूर ऐसे क्वेश्चन मिलते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 330 330 आर्टिकल। तो 330 आर्टिकल जो है वो लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है किसमें? लोकसभा में। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अनुच्छेद 330 इसी से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है हमारा आर्टिकल 110। तो 110 जो है वो हमारा धन विधेयक की परिभाषा देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो इसमें आपसे बताना है कि भारतीय संविधान में जो है किस शब्द का उल्लेख नहीं हमें देखने को मिलता है, तो वो हो जाएगा संघवाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघवाद का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र तथा समाजवादी शब्द का उल्लेख है, जबकि किसका उल्लेख नहीं है? तो संघवाद का उल्लेख नहीं है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, गणतंत्र का उल्लेख है और समाजवादी का उल्लेख है। पर जो हमारा संघवाद है इसका उल्लेख नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो क्या किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करेगा? कि ये हो जाएगा हमारा बंधुता। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुता है, वो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। बंधुता का मतलब होता है कि भाईचारा, मिल-जुल के रहना। 2 व्यक्तियों के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव ना हो, कोई लड़ाई-झगड़ा ना हो, उनके बीच मध्य भाईचारे की भावना हो। तो यही प्रस्तावना में किया गया है कि हमारे देश में बंधुता होनी चाहिए, मतलब कि सब लोग आपस में मिल-जुल के रहने चाहिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द व्यक्तियों के मध्य भाईचारे की भावना को सुनिश्चित करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बंधुता का मतलब होता है मिल-जुल के रहना, भाईचारे के साथ रहना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये नागरिकता अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1955। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सीधे-सीधे रटना होता है, आपको डायरेक्ट याद करना होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो ये आया था हमारा 1955 में आया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आज़ादी के थोड़े टाइम बाद आया था, जब लोगों को नागरिकता की आवश्यकता होने लगी थी। या भारत को आवश्यकता होने लगी थी, तब उन्होंने ऐसा नियम लेके आए थे कि भारत में भी नागरिकता होनी चाहिए, यहाँ के लोग यहीं के रहें, कहीं और से ना आके बसें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो नागरिकता अधिनियम है, वो 1955 में लागू किया गया था, 1955 में ये पारित हुआ था। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच
नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नागरिकता का प्रावधान किस जगह है, तो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है और ये भाग 2 में आता है। और हमें नागरिकता कैसे-कैसे मिल सकती है, ये हम देखेंगे। तो ये अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने की 5 तरीकों को निर्धारित करता है। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, जैसे कि जन्म हो गया, वंश से हो गया, पंजीकरण से हो गया, देशीकरण से हो गया और क्षेत्र का समावेश से हो गया। तो ये कुछ 5 तरीके हैं, जिससे हमें किसी देश की मतलब कि हमारे भारत देश की नागरिकता दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का एक सामान्य नागरिक माना जाएगा? इसका हम देखेंगे जो स्टेटमेंट पहला है, ए वाला, भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय। ऑप्शन बी, जिसे हम स्टेटमेंट बी कह रहे हैं, को दुनिया के बाकी हिस्सों में भारत के राजदूत। तो इनमें से किसे भारत का एक सामान्य नागरिक माना जाएगा? तो आप इसे देख पा रहे होंगे कि इन दोनों को ही मान लिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों में हमारे भारत के लोग ही कहीं बाहर जाके काम कर रहे होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि भारत का नागरिक समानता कौन है? जो भारत के विदेशी दूतावास में मतलब कि एम्बेसी में काम कर रहा है, तो उसे भी भारतीय माना जाएगा। और दुनिया के बाकी हिस्सों में भारत के जो राजदूत बैठे हैं, जैसे अमेरिका में भी एक इंडियन एम्बेसी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी एक इंडियन एम्बेसी होगी, तो वहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं लोग हैं, जो हमारे भारत से ही गए हैं, वो भी जो है हमारे भारतीय लोग हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईज़ी है। नागरिकता से अभी मैंने आपको बताया कि कौन-सा आर्टिकल संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 जो कि भाग 2 में बताया गया है। तो भाग 2 में कौन-सा आर्टिकल है? 5 से 11 जो कि नागरिकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन-सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपसे रिलेट करके पूछा गया है। भाग 2 संबंधित है। ये एमटीएस में पूछा गया है और ऊपर वाला सीजीएल में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का हो या फिर सीजीएल का ही क्यों ना हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 में संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जो है वो जारी की जा सकती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 5 प्रकार की रिट होती हैं और वो जारी की जा सकती हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये सीजीएल टियर 2 2023 में पूछा गया और यही सेम क्वेश्चन सीएचएसएल के 2022 में पूछा गया था। तो आइए हम जानते हैं कि वो 5 रिट कौन-कौन से होते हैं। तो इसमें रिट जारी करने के अधिकार जो है वो कौन-कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, शिक्षा और परमादेश। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं, जो कि न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी करने को हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। भारत में संविधान में अनुच्छेद 19 में मूल रूप से डैश अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से कितने अधिकारों की गारंटी दी गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। तो 7 अधिकारों की मूल रूप से गारंटी दी गई है। जो हमें 7 अधिकार देखने को मिलते हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो आइए समझते हैं। अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार, तो ये कौन-कौन से अधिकार हैं? तो पहला है हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि हमें बोलने का अधिकार होना है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, मतलब कि हम शांति तरीके से जो है सम्मेलन का अधिकार कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। संघ बनाने का अधिकार हमें मिला हुआ है। भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार, मतलब कि भारत में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने या फिर निवास करने का अधिकार मिला है। अब जब हम कहीं आएँगे, जाएँगे तो फिर हमें कहीं जो है एक जगह रहना भी पड़ेगा, मतलब कि निवास भी करना पड़ेगा। तो ये अधिकार हमें मिला गया है। कोई आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, हम भारत में कहीं भी जाकर जो है वो रह सकते हैं और वहाँ पे कोई व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 7 प्रकार के अधिकार हैं मूलतः। भारत के संविधान में मूलतः 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 था, उसके द्वारा हटा दिया गया था। जो आपने संपत्ति का अधिकार अभी पढ़ा आर्टिकल 300 ए में,
वही इसमें चेंज कर दिया गया था। पहले वो चीज़ संपत्ति का अधिकार इस आर्टिकल 19 में था, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अभी हमारे पास कितने आर्टिकल हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7वाँ था, ये हमारे मूल संविधान में था। तो ये कौन-सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। तो ये संपत्ति का अधिकार अब कहाँ चला गया है? तो ये चला गया है हमारा आर्टिकल 300 ए में। 300 ए में ये अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपने देखा क्वेश्चन हमारा क्या था कि अनुच्छेद 19 में मूल रूप से कितने अधिकार दिए गए थे? तो 7 अधिकार दिए गए थे, पर अभी कितने हैं? तो अभी 6 अधिकार है प्रेज़ेंट टाइम में, तो आप इस चीज़ को याद रखें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का आदेश देता है? तो कौन-सा अनुच्छेद देता है ये? ऑप्शन नंबर ए 246 देता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का आदेश देता है? तो आर्टिकल 246 देता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप देख पा रहे होंगे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल 26। तो ये संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, आर्टिकल जो है 25 से 28 जो है ये हमारा धार्मिक मामलों से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, आर्टिकल 25 से 28 जिसमें 26 भी शामिल है। तो ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे नीचे आप देख पा रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें कि आपसे पूछे जाते हैं बार-बार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आपने याद रखा कि भारतीय संविधान में कितने अधिकार दिए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं कैसे हैं वो अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 ये संबंधित है किस चीज़ से? तो समानता के अधिकार से संबंधित है ये। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है जो है आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। फिर इसी तरह अनुच्छेद 23-24 ये क्या है बताता है? शोषण के खिलाफ अधिकार देता है ये हमें। फिर है अनुच्छेद 25 से 28 ये बताता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। फिर अनुच्छेद 29-30 ये संबंधित है सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार से। फिर है हमारा अनुच्छेद 32 जो संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार से, मतलब कि ऊपर की जो अधिकार आपको दिए गए हैं उसमें से किसी का भी हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अनुसार जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार दे सकते हैं, मतलब कि किसी भी न्यायालय में जाके आप अपनी बात को रख सकते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ गलत हुआ है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए कि कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये और ये सभी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से आप देख लीजिए अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के खिलाफ अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 29-30 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। मतलब कि ऊपर के कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी अधिकार आपसे छीने जाते हैं या फिर आपका हनन होता है, शोषण होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार से कौन संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया ये है संबंधित आर्टिकल 19। तो अनुच्छेद 19 जो है ये हमारे संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। जैसे कि आप नीचे अभी देखेंगे वही मैंने आर्टिकल अभी सेम ऊपर बताया था आपको। एक बार फिर से आप देखेंगे अनुच्छेद 19 का ए जो है बोलने की स्वतंत्रता, 19 का बी पार्ट शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्र होने और सभा बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का डी देश में किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, 19 का ई कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और 19 का एफ जो है वो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो आप इस चीज़ को याद रखिएंगे जो कि हमें मौलिक अधिकार ये हमारे पास है आर्टिकल 19 और इनमें इस सभी 6 तरह के अधिकार जो है वो दिए गए हैं और एक 7वां अधिकार भी था जो मूल संविधान में था जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं और उसे हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के अनुसार। अगर उसे नहीं हटाया जाता तो 19 का जी भी हमें देखने को मिलता, एफ के बाद जी आता है तो एफ जो जी है वो संपत्ति का अधिकार होता है पर उसे हटाकर जो है आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया था। आइए बढ़ते हैं
अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? तो आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? ये जैसा मैंने आपको बताया, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है 25 से 28। तो ये पहला आंसर हो जाएगा हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है 25 से 28। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है, अपराध करता है, तो उसे एक ही बार सज़ा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक बार सज़ा। तो ये जो है आर्टिकल 20 में कहा गया है, अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है। 20 के थोड़ा-सा और स्पेसिफिक आप जानेंगे तो अनुच्छेद 20 के पार्ट 2 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सज़ा नहीं मिलेगा। ये आपसे आर्टिकल में कहा गया है। तो अनुच्छेद 20 का पार्ट 2 और स्पेसिफिक तरीके से आपके आंसर में दिया रहेगा, तो आर्टिकल 20 नहीं होगा, आर्टिकल 20 का पार्ट 2 होगा। इसमें हालाँकि ऐसा कोई दिया नहीं गया है, तो आर्टिकल 20 ही आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगर पार्ट 2 दिया रहेगा, अनुच्छेद 20 का पार्ट 2, तो आप उस पे ही टिक करेंगे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को एक बार अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। अनुच्छेद जो है 20 के पार्ट 2 में है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुसार राज्य डैश के तहत किसी सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपसे पूछा गया है कि कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है मौलिक अधिकार के अनुसार निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का अधिकार है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमेशा निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान करने का अधिकार हमेशा सरकार को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से गारंटी देता है? तो ये आपको पता होगा, अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाता है? तो स्वास्थ्य का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 21 में दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि अनुच्छेद 21 जो है वो संबंधित है नागरिक स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाता है, नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाता है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, कौन-सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा प्रदान करता है? तो गिरफ्तारी होने के बाद ऐसा कौन-से आर्टिकल होते हैं जो उसकी भी थोड़ी-सी हेल्प कर सकते हैं? तो वो आर्टिकल होते हैं अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 भी उन लोगों के लिए है जो गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर जिन्हें पुलिस जो है अपने हिरासत में अरेस्ट कर लेती है, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, उनके लिए भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं उनको आर्टिकल में दी गई हैं। तो ये कौन-सा आर्टिकल बात करता है? तो आर्टिकल 22 बात करता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार किस में है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये भाग 3 में है। तो भाग 3 में है जो है मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है? तो 12 से 35 तक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है कौन-सा आर्टिकल? तो ये है हमारा संपत्ति का अधिकार। जो हमारा संपत्ति का अधिकार था 19 की जी में, उसे हटा दिया गया था और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अब संपत्ति का अधिकार नहीं माना जाता, अब इसे कानूनी अधिकार माना जाता है। आर्टिकल 300 ए के तहत, मतलब 300 क के तहत इसे केवल विधिक अधिकार माना जाता है या फिर कानूनी अधिकार माना जाता है। तो ये हमारा पहले मौलिक अधिकार था और अब ये मौलिक अधिकार ना होते हुए कानूनी अधिकार बन गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी याचिका, जिसे हम इंग्लिश में रिट कहते हैं, वो किसी कैदी के हिरासत में कानूनी वैधता की चुनौती है? तो ये कौन-सा है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण? इसका मतलब ये है कि जब आप उस कैदी को जज के सामने पेश करें, तो आपको यही बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है।
कि अगर आपने किसी कैदी को पकड़ा है, तो उसे अगले 48 घंटों में जो है वो किसी कोर्ट में किसी जज के सामने उसे पेश करना भी ज़रूरी होता है। तो रिट किसी कैदी की हिरासत में कानूनी वैधता को चुनौती देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो आपने व्यक्ति को पकड़ा है, उसे आप दिखाइए, उसे आप हाज़िर कीजिए। अगला है मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है? तो ये मैंने आपको अभी बताया। तो ये कितनी रिट है? 5 रिट जो है वो जारी की जा सकती हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति के साथ विभूषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उन याचिका या फिर रिट से एक नहीं है? तो इसमें आपसे बताया गया है कि ऐसा कौन-सा है जो उस रिट से संबंधित नहीं है। 5 प्रकार के रिट होते हैं, तो उसमें कौन-सा रिट इसमें संबंधित नहीं है, वो हो जाएगा अन्ना पानियो। तो अन्ना पानियो जो रिट होता है, वो हमारे रिट में जो 5 रिट हैं, उसमें जारी नहीं होता है, मतलब उसमें शामिल नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि 5 प्रकार के रिट कौन-कौन से होते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा आ जाता है उत्प्रेषण और 5वां है हमारा अधिकार रक्षा। तो ये 5 प्रकार के रिट आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। ये भी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के रिट हैं या फिर इनमें से कौन-सा रिट संबंधित नहीं है। तो ये हो गया आपका 5 रिट, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। अधिकार परीक्षा दिया गया है, निषेधाज्ञा दिया गया है और परमादेश दिया गया है। तो ये सभी संबंधित है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। निषेधाज्ञा ही होता है प्रतिषेध, तो आप इस चीज़ को याद रखें। ये अलग नहीं है, ये भी सेम है। इसी को जो हमारा तीसरा है प्रतिषेध, उसी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो गया, आपका राइट आंसर कौन? अनापानियो। तो ये हमारे रिटन में शामिल नहीं है। कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पॉलिटी के। अगर आपको 2024 में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस तरह से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। इस वीडियो है, ये वाली वीडियो, इसमें मैंने 2024 में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने करा दिया है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होगा। आप उस पे लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ पाएँगे कि 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको उस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, वो हमारा दिया गया है पॉलिटी का प्लेलिस्ट। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वो टॉपिक देख सकते हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी के साथ उसी वीडियो में मौजूद हैं। तो आपके लिए ये दोनों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन-सा है। तो किसी समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सज़ा का प्रस्ताव रखा था। तो किस समिति ने ये प्रस्ताव रखा था कि मौलिक कर्तव्यों का पालन न किया जाए तो उन्हें सज़ा या जुर्माना हो सकती है। तो ये कौन-सी समिति थी? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कौन-सी समिति ऐसी थी जो मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सज़ा का प्रस्ताव रखा था। तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य डैश है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या है? वैधानिक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य वैधानिक है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य के लिए आपको कोई सज़ा नहीं हो सकती। जैसे कि आपने कोई मौलिक कर्तव्य तोड़ा है, तो आपको जो है कानून सज़ा नहीं दे सकता है। तो यही होता है, वैधानिक होता है। मतलब आपके ऊपर है, आप इसका पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, तो आपके लिए कोई सज़ा नहीं होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 डैश है। तो भाग 3 क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये वाद्य योग्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाद्य योग हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 वाद्य योग है। इन्हें भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों की नैतिक दायित्व है, परंतु इसके उल्लंघन में कोई वाद नहीं हो सकता। ये अलंघनीय नहीं है तथा ये भारतीय परंपरा में पोषित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि भाग 3 में रखने पर आप कोर्ट कचहरी अदालत जा सकते थे कि ये हमारी इस अधिकार का, हमारे इस राइट का जो है हनन हुआ है। पर इसे मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में रखा गया है, जिसकी वजह से आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारे ये कर्तव्य फॉलो नहीं हुए या फिर मैंने ये गलती करी, तो इस वजह से आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। इसलिए इसे भाग 4 में रखा गया। भाग 4 ए में रखा गया, 51 ए में। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है
वो वादी योग्य है। मतलब आपको इस पे कोई भी सज़ा नहीं हो सकती अगर आपने इसको फ़ॉलो नहीं किया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? तो आप इस सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते होंगे। इसमें पूछा गया है कथन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान से पढ़ने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 43 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये शामिल किया गया था। ये कथन जो है हमारा ये सही नहीं है। तो आप इस चीज़ को जो है अच्छे से याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य हमारा 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये कब शामिल किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, ना कि 43वें। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इस 43 की जगह हमारा अगर 42 होता, तो ये कथन हमारा राइट होता। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो कल्याणकारी राज्य का विचार किस भाग में है? तो ये है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसमें शामिल किया गया है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम इंग्लिश में डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। ये है 44, आर्टिकल नंबर 44। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो अनुच्छेद 44 करता है, आर्टिकल 44 करता है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची में कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था? तो ये काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार के आपके सीजीएल एग्जाम में पूछे जाएँ। तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची में कितने निर्देश तत्वों को संशोधन किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 1 निर्देश तत्वों को संशोधन किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में धारा 2 को जोड़ा गया था। यह घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 38 में एक धारा 2 जोड़ी गई थी, जो ये बताता है कि किसी राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देश तत्व जोड़े या संशोधित किए गए हैं? तो ये कितने किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी 4 किए गए थे। तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क क्लिक कर लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कौन-सी चीज़ें जोड़ी गई थी और कितने निर्दिष्ट तत्वों को जोड़े गए थे? तो इसमें 4 चीज़ें जो हैं वो जोड़ी गई थी। वो 4 चीज़ें कौन-कौन सी हैं, वो हम देखेंगे। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4 नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था और वो कौन-कौन से हैं? तो 39 ए, 43 ए, थर्ट 48 ए तथा अनुच्छेद 39 में संशोधन किया गया था। तो ये 4 चीज़ें जोड़ी गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि 39 एफ ए तथा 43 ए और 48 ए क्या होता है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 39 एफ ये क्यों जोड़ा गया था? इसमें क्या बात कही गई है? बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना चाहिए। जो छोटे बालक हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें स्वस्थ रहने का जो है अधिकार होना चाहिए। सभी को स्वस्थ और अच्छा जीवन बिताने का अधिकार मिलना चाहिए सभी बालकों को, ये 39 एफ में कहा गया है। इसी तरह है 39 ए में क्या कहा गया है? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना होगा। तो जो गरीब परिवार से हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना होगा। आप उनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकते। ये 39 ए में जोड़ा गया है। फिर है अनुच्छेद 43 ए। 43 ए में क्या जोड़ा गया है? उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। मतलब कि उद्योगों जो होते हैं, बड़े-बड़े कारखाने उद्योग होते हैं, उनमें जो मज़दूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो समान रूप से काम करेंगे। किसी को ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, कोई ज़्यादा काम नहीं करेगा, कोई कम काम नहीं करेगा। सब समान काम करेंगे और सबको एक बराबर पैसे मिलेंगे। इसी तरह है 48 ए क्यों जोड़ा गया है? ये पर्यावरण की रक्षा एवं उसके सुधार करने की, मतलब ये जो हमारा एनवायरनमेंट है,
जहाँ पे पेड़-पौधे ज़्यादा लगे तो उसकी सुरक्षा करी जाए। कोई भी आदमी आकर ऐसे पेड़ नहीं काट सकता, ये नहीं कर सकता, जंगल को जला नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें हमारे पर्यावरण को और अच्छा बनाती हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये आर्टिकल लाया गया था 48 ए। तो आप इन सभी आर्टिकल को याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए हैं सिलेक्शन पोस्ट 2023 में। तो ये क्वेश्चन जो है वो आने की पूरी संभावना है किसमें, सीजीएल 2025 जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें 4 विधिक निर्देशक तत्व को जोड़े गए थे, संशोधन किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 4 नए विषय या फिर अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जो कि थे 39, 39A, 43A और 48 को जोड़ा गया था। तो ये किस संशोधन में हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया ये किस संशोधन की बात हुई? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। तो ये भी देख सकते हैं, ये खुद सीजीएल के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है 2023 में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जो पहले आपसे कभी पूछे जाते थे कि आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 4 क्या है, तो ये सभी क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते। कुछ नए क्वेश्चन जो है हर बार एग्ज़ाम और ज़्यादा डिफरेंट होता जा रहा है और ज़्यादा जो है वो हार्ड बनता जा रहा है। तो इसी तरह आपको थोड़े से अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने चाहिए? तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत जो मातृत्व अवकाश है, जिसे हम मैटरनिटी लीव कहते हैं, उसमें एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि अगर कोई महिला जो है वो अपने काम पर जाती है, अगर वो जो है वो एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, तो उस समय वो मैटरनिटी लीव ले सकती है और उसकी सैलरी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही आर्टिकल कौन-सा कहता है हमारा? आर्टिकल 42 कहता है कि आपको उस महिला को मैटरनिटी लीव में होने वाले जितने भी लाभ हो सकते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। मतलब कि उसे ऑफ़िस ना आने की सुविधा होनी चाहिए, वो इस पोज़ीशन पे है या फिर इस कंडीशन में है कि वो ऑफ़िस आके काम नहीं कर सकती। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देने वाली हो, तो इस कंडीशन में नहीं होती कि वो ऑफ़िस जा सके या फिर कुछ दिन बाद भी ऑफ़िस जाके काम कर सके, तो उसको अवकाश दिया जाता है। और उसके अवकाश देने पर क्या है कि उसकी सैलरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी जितने की पहले मिल रही थी। तो यही आर्टिकल कहता है 42। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो ये सिंपली आपको याद करने हैं ऐसे क्वेश्चन कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो आप इनका कार्यकाल भी याद रख सकते हैं। इनका कार्यकाल था कब से कब तक? 1962 से 67 के बीच में था। लगभग 5 साल होता है, तो वही 5 साल है ये। तो 1962 से 67 के बीच था डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का कार्यकाल, जो कि दूसरे उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र कार्यकारी प्राधिकारी जिसे हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहते हैं, ये कौन है? तो ये है हमारे राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन-सा है। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंट की सलामी कौन लेता है? तो कौन लेता है ये? भारत के रक्षा मंत्री लेते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जो भी सशस्त्र बल के कमांडर इन चीफ है, वो गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी होता है हमारा, उसमें मार्च पास्ट के दौरान विभिन्न रेजिमेंट की सलामी कौन लेता है? तो भारत के रक्षा मंत्री लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये है भारत के राष्ट्रपति। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाएँगे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, जबकि भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति शपथ दिला देगा, लेकिन अब जब राष्ट्रपति की बात आएगी, तो उन्हें कौन शपथ दिलाएगा? तो उन्हें उपराष्ट्रपति शपथ दिलाएँगे? तो इसका आंसर है नहीं, उन्हें उपराष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएँगे, उन्हें दिलाएँगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? तो कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि महाभियोग में लाने वाले सदन या फिर लोकसभा के और राज्यसभा के 1/4 सदस्य ये लगभग होने चाहिए। ये जो है
इतने सदस्य लगभग होने चाहिए, तब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य ये अनुमति देंगे, तभी हम भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं। और ये महाभियोग प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये आर्टिकल 61 में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा आर्टिकल जो है वो संबंधित है? तो वो आर्टिकल 54 हो जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। नीचे कुछ और आर्टिकल दिए गए हैं जो कि राष्ट्रपति से ही संबंधित है, आइए उनको भी देखते हैं। अनुच्छेद 54 जो कि मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। 74 ये राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। 78 जो है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। और अनुच्छेद 103 ये सदस्यों की निहारता के संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने के लिए है। तो आपके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। शुरू के 3 आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 54, 74 और 78। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। कौन सा? 54, 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए हमारे पास मंत्रिपरिषद की एक टीम है। और 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। और चुनाव जो है, चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल 54 में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत क्षमा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को? तो आर्टिकल 72 के अनुसार। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, आर्टिकल 72 के अनुसार जो है भारत का राष्ट्रपति किसी भी आम नागरिक को 72 आर्टिकल जो है उसकी वजह से क्षमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने या फिर प्रविलंबित करने का या फिर उसे कम करने की शक्ति है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो कि आर्टिकल 72 आपने ऊपर पढ़ा, उसको सजा को कम कर सकते हैं, कम करा सकते हैं या पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं उनकी सजा को। तो यही है आर्टिकल 72 जो कि राष्ट्रपति के पास मौजूद है। अगला है क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में उल्लेख करने वाला आर्टिकल 54 है। तो आप इस आर्टिकल को भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर अभिपुष्टि से संबंधित है? ये कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 60 हो जाएगा। अनुच्छेद 60 जो है हमारा आर्टिकल है जो कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर अभिपुष्टि से संबंधित है, अनुच्छेद 60। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है? ये बोला गया है अनुच्छेद 52 में। तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आइए समझते हैं भारत के राष्ट्रपति से लिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो आर्टिकल 54 है ये किस बारे में बात करता है? ये भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उसका निर्वाचन कैसे होना चाहिए ये कहा गया है। अनुच्छेद 55 भारत के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब कि किस तरह से निर्वाचन होंगे राष्ट्रपति के लिए। फिर अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा। और 58 जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं, कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कि राष्ट्रपति पद के लिए उतने भी प्रकार की शर्तें हैं कि कैसे राष्ट्रपति बना जाए या फिर किस तरह से राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। ये आर्टिकल आपको डायरेक्ट याद करने हैं। अनुच्छेद 54 और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, 56 राष्ट्रपति की पदावधि, 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं कितनी हैं, और 59 जो है वो उनके पद की शर्तें कितनी हैं, मतलब कि जो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने वाले हैं उस पद पे जाने के लिए कितनी शर्तें मायने रखती हैं और किस प्रकार की शर्तें होती हैं, तो ये सभी कहा गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो आप देख पा रहे हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं कि किस आर्टिकल के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करेगा। आर्टिकल 223, आप इसको याद रखेंगे। 123 ये आर्टिकल हो जाएगा हमारा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया दी गई है?
तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 67 में है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, आर्टिकल 67 में है कि आप उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश के एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी राज्य का कौन-सा ऐसा रिपोर्ट है जिसे प्राप्त होने के बाद वो 356 जो आर्टिकल है हमारा उसके तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो ये है राज्यपाल की एक रिपोर्ट के बाद। तो राज्यपाल अगर अपना रिपोर्ट भेजता है कहीं पे कि हमारे इस राज्य में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, आप अपना राष्ट्रपति शासन हमारे इस राज्य में लागू कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति है वो उस राज्य में आर्टिकल 356 के अंडर में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। वो रिपोर्ट कौन-सी होती है? राज्यपाल की रिपोर्ट आती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं आर्टिकल 75 के अंडर में। तो आर्टिकल 75 आप इसे याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 जो है पार्ट 3 अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तराधिकारी जो है उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और आप इसे याद रखेंगे, अतः वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। तो आपने इसे याद रखा कि 75 का पार्ट 3 जो है वो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है और वो सभी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि इस समय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो आप इसकी चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एमपीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसी तरह के एमपीएस में कुछ फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल था, वो फर्स्ट टाइम पे कितने दिन का था? 13 दिन का था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उनका कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री के तौर पे 13 दिन का था। आप इस चीज़ को याद रखें। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि ये लगभग 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वाजपेयी जो है वो 1996 में 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ये पहली बार था जब ये पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा जो सेकंड टाइम बने थे तो वो 1 साल के लिए बने थे 1998 से 1999 तक और फिर इसके बाद बने प्रॉपर 5 ईयर के लिए 1999 से 2004 के बीच में ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहली बार 13 दिन के लिए बने, सेकंड टाइम पे 1 साल के लिए बने और फिर जब तीसरी बार बने लास्ट टाइम, तो वो जो प्रॉपर प्रधानमंत्री का टाइम पीरियड होता है 5 साल के लिए, उस साल के लिए बने थे। कब? 1919 से 2004 तक। आगे है हमारा क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को डैश दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य है। तो कौन सा धन विधेयक है? तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन के भीतर। तो आप इसे याद रखेंगे, 14 दिन के भीतर जो भी धन विधेयक होते हैं उन्हें सिफारिश के साथ या फिर सिफारिश के बिना ही लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है राज्यसभा 14 दिन तक वो अपने पास रख सकता है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको सीजीएल एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भारत का उपराष्ट्रपति। ये सबसे ईज़ी क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन अब पूछने की संभावना कम होती है। फिर भी आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और इसको सैलरी भी उसी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बनने की मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति की इसको सैलरी मिलती है। तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है नवंबर 2022 में या फिर नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर ओम बिरला हो जाएगा। 2022 तक ये ओम बिरला थे। तो आप इस चीज़ को याद रखें। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष को कौन चुनता है? ये लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष ना ही जो राष्ट्रपति चुनता है, ना उपराष्ट्रपति, ना ही मुख्य न्यायाधीश चुनते हैं। तो ये कौन चुने जाते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य जो होते हैं वही मिलकर अपना वोट देते हैं और उन्हीं में से एक जो है लोकसभा का स्पीकर बनता है, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष बनता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर प्रधानमंत्री कोई सलाह देते हैं कि हमारे इस लोकसभा में जो है वो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो राष्ट्रपति उसे उस टाइम पीरियड से पहले ही भंग कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो राष्ट्रपति कब ये फैसला लेगा कि लोकसभा को भंग करना है? तो ये जब प्रधानमंत्री उन्हें सलाह देंगे तब ये फैसला लिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस चीज को जरूर अच्छे से याद रखेंगे। कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो है ले जाते हैं ये क्वेश्चन। तो कौन निर्धारित करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये कौन निर्धारित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। आप इसी को अच्छे से याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखेंगे कि कौन निर्धारित करेगा कि हमारा ये जो है धन विधेयक है या नहीं, वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष ही लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई थी? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं। ये 78 महिलाओं को चुना गया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 78 महिलाएं को चुना गया था 17वीं लोकसभा के लिए। आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हता नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो? तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल कहा गया है 84 में। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल में कहा गया है 84 आर्टिकल में कहा गया है। इसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो संसद की किसी भी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हता प्रदान नहीं कर सकता जब तक वो भारत का नागरिक हो। सिंपली इसका मतलब ये है कि पहले उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना पड़ेगा, फिर जो 25 साल की न्यूनतम एज है वो क्रॉस करनी पड़ेगी। इसके बाद ही वो संविधान की किसी भी संसद में जाकर अपनी सीट पे चुन सकता है, अपनी सीट पर बैठ सकता है। सबसे पहले वो इंडियन होना चाहिए और अपनी उम्र सीमा के आगे होना चाहिए, तभी वो अपनी सीट पर बैठने के लायक होगा। यही आर्टिकल कहता है 84, बस इस आर्टिकल में यही था, आपको इतना ही याद रखना है। 84 कौन सा आर्टिकल है? ये वो आर्टिकल है जो बताता है अगर कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन में बैठा है तो वो पहले इंडियन हो, फिर उसने अपनी उम्र सीमा को क्रॉस कर लिया हो। तो यही जो है आर्टिकल 84 कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो द्विसदनीय संसद का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 79। 79 किस बारे में है? 79 में कहा गया है कि हमारे भारत में एक संसद होगी और राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर ही बना है। क्या? हमारा संसद। तो संसद किससे मिलकर बना है? एक तो राष्ट्रपति से मिलकर बना है और दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा से मिलकर बना है। इन तीनों के संयुक्त बैठक से या फिर संयुक्त मेल से हमारा संसद मिलकर तैयार होता है और ये प्रक्रिया जो है आर्टिकल 79 में बताई गई है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अनुच्छेद 79 ये कहता है कि हमारे देश में एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन को वर्ष डैश में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो ये किस टाइप की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है ऑप्शन नंबर ए 2019 की। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं कि सूचना का अधिकार जो 2005 के एक संशोधन को वर्ष 2019 में पारित किया गया था, जिसमें कि प्रस्ताव दिया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों को जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो 2019 में ये चीज़ हुई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो मैंने आपको अभी बताया कि भारत की संसद किन लोगों से मिलकर बनी है। तो ये है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो ये तीन हैं जिससे मिलकर हमारी संसद बनी है, भारत की संसद राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने या फिर अपना पदाधिकार ग्रहण करने से पहले देश के समक्ष शपथ या फिर प्रतिज्ञा लेता है। तो जो राज्यपाल है भारत का, किसी भी राज्य का राज्यपाल, वो अपना कार्य में प्रवेश करने से पहले जो उनका पदभार है उसको ग्रहण करने से पहले
किसके सामने शपथ लेता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, ये सारी चीज़ें। तो वो किसके सामने लेता है? वो लेता है राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है राज्यपाल शपथ लेता है कि मैं अपना कार्य जो है वो ईमानदारी से करूँगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिक्षेप्य में शून्यकाल किसे कहा गया है? तो शून्यकाल किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो है वो हमारा शून्यकाल होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि प्रश्नकाल के तुरंत या फिर ठीक बाद का समय जो है वो शून्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन सीजीएल के इस बारे पे एग्जाम में भी, तो आप इसे याद रख सकते हैं। शून्यकाल किसे कहा गया है? जब जो है प्रश्नकाल के बाद तुरंत जो उसके बाद का टाइम पीरियड आता है उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? इसमें आपसे पूछा गया है कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का एक राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल 153 में बताया गया है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि राज्यपाल जो है 153 आर्टिकल में बताया गया है कि भारत में जो है एक राज्यपाल होना चाहिए। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 153। ये क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के एक टाइम में जो राज्यपाल थी वो आनंदीबेन पटेल थी, तो हम उनका नाम याद रखेंगे। ये एक टाइम पे 2-2 राज्यों की राज्यपाल बनी थी। इसी तरह है हमारा अगला आर्टिकल 140 है। ये किस बारे में है? ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। इसी तरह है हमारा 136, ये जो है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त देता है कि हम इस बारे में अपने केस को लेकर उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसमें अपील कर सकते हैं आर्टिकल 136 के अनुसार। 124 कौन-सी बात करता है? ये बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। 124 ये बात करता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन कैसे हुई और कब हुई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ये सभी आर्टिकल जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? जो महाधिवक्ता है वो किसके अनुरूप जो है अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल के। राज्यपाल जब चाहे तब तक उनको महाधिवक्ता बनने की शक्ति प्रदान कर सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। महाधिवक्ता जो है वो पूरी तरह से राज्यपाल के ऊपर निर्भर रहता है। जब तक राज्यपाल चाह रहा है तब तक वो उस राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने की वाली पहली महिला कौन थी? तो ये पहली महिला कौन थी? आपका नाम इसमें राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सरोजिनी नायडू जो है वो भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। तो आप उनका नाम याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आता है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो विधान परिषद है उसमें कुल सदस्यों की संख्या राज्य के विधान सभा के सदस्यों की संख्या का कुल कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1/3। 1/3 होना चाहिए, परंतु ये जो संख्या है ये 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए विधान परिषद में कुल कितने लोग हैं? जैसे मान लीजिए विधान परिषद में 90 लोग हैं, तो 90 का 1/3 क्या हो जाएगा? 90 का 1/3 हो जाएगा हमारा 30। तो ये क्या है हमारा? 90 का 1/3 1/30 हो जाएगा। ये 40 से कम नहीं, तो इसमें हमें आप देख पा रहे होंगे ये 40 से कम है, तो इसमें हमें 10 और लोग ऐड करने पड़ेंगे। तो इसी तरह से ये चीज़ें होती हैं, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो ये कौन शक्ति रखेगा? तो ये संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो राज्यपाल के पास भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। राज्य के समस्त कार्यपालिका राज्य जो है कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि राज्य में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। वो मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। कौन? राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? तो कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे? उनका नाम था हीरालाल जेकी सुनादास कानिया, तो जिन्हें हम एच.जे. कानिया के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो हीरालाल जेकी सुनादास कानिया, जिन्हें हम एच.जे. कानिया के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा? तो ये कब कब तक जारी रखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1971 तक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 1971 तक जो है हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा। कब? दिल्ली के उच्च न्यायालय ने। मतलब कि हिमाचल प्रदेश के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं था, इसलिए वो दिल्ली के उच्च न्यायालय से अपना अधिकार प्रदान करता था। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश पर भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन आता है, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? तो किस ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया था उसमें असहमत थी? तो सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश। तो सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश से वो असहमत थी, मतलब कि उसकी जो एग्री थे वो एग्री नहीं थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश से किया था। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उसमें आपसे पूछा है कि फातिमा बीबी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो वो केरला से है। तो उनका संबंध कहाँ से है? केरल से है। और आप इनको याद रखेंगे, भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश हैं कौन? फातिमा बीबी, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? मतलब कि जो उच्च न्यायालय में लोग हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके रिटायरमेंट की एज क्या है? उनकी रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर्स। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उसकी रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर्स। जबकि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्यायाधीश जो रिटायरमेंट ले सकते हैं वो 65 ईयर्स तक हो सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उच्च न्यायालय में 62 ईयर्स है और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 65 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तेलंगाना की? तो हिमा कोहली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो हिमा कोहली बनी थी। आगे है हमारा क्वेश्चन, 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है पहले कहाँ की गई थी? 1862 में सबसे पहली बार जो है उच्च न्यायालय की स्थापना किस जगह किया गया था? तो ये मद्रास में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 जून 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें वर्तमान में इसका मुख्य जो पीठ है वो चेन्नई में और खंडपीठ जो है वो मदुरई में मौजूद है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इसका मुख्य पीठ जो है उच्च न्यायालय का कहाँ पे है? चेन्नई में है, जबकि खंडपीठ जो है वो मदुरई में है। आगे आते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन-सा है? पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? इसमें आपको बताना है कि पीआईएल का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ भी आप पीछे देख पा रहे होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा पीआईएल का पूरा फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था लीला सेठ। तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे। जो लीला सेठ है, उनका जन्म जो है वो 1930 लखनऊ में भारत के हिमाचल प्रदेश जो है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। कब? 1991 में। बनने वाली ये पहली महिला थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये कहाँ की जो है मुख्य न्यायाधीश बनी थी, वो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की बनी थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की ये मुख्य न्यायाधीश बनी थी 1991 में। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है लीला सेठ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? 2014 में ये पारित किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2014 में ये पारित हुआ था। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ? भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य
तो 1953 में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ? तो 1953 में ये ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा लेस के अंतर्गत राज्य बन गए। तो किसके अंतर्गत ये राज्य बने थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत। तो आप ये अधिनियम याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम जो 1971 में लाया गया, उसके अंतर्गत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये नए राज्य बन गए थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे अच्छे से। एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये 3 राज्य जो हैं, वो कब लाए गए? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम जो 1971 में हुआ था, उस समय ये तीनों राज्य बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2000 में निम्न में से कौन राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो 2000 में इसमें से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो तेलंगाना का नहीं हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे आपने देखा कि ये भी 2000 में हुआ था, ये भी हुआ था उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ भी, लेकिन तेलंगाना जो है ये 2000 में नहीं हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये कब हुआ था? 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य के रूप में बनाया गया था। तो आपने इसे याद रखा तो कि तेलंगाना 2014 में राज्य बनाया गया था। बाकी जो झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ है, ये सभी 2000 में बनाए गए राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो भाग 9 के अंतर्गत क्या आता है? तो आपने याद रखा होगा, भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायत। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भाग 9 के अंतर्गत क्या आएगा? हमारा पंचायत आएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखें, भारतीय संविधान के भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 क से 243 ड़ तक अंतर्गत पंचायती राज का वर्णन किया गया है। तो आपने इसे अच्छे से याद रखा, भाग 9 और अनुसूची 11 में पंचायत मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ें और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग जो है वो संसद के दोनों सदनों का चुनाव करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? तो कब हुए थे? 1993 में हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे कि भारत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? 1993 में हुए थे ये। दिल्ली में पहली बार विधानसभा के लिए आम चुनाव 1993 में हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्था द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो कौन सी संस्थान जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत का चुनाव आयोग। तो आपने इस क्वेश्चन में इसका आंसर याद रखा, ऑप्शन नंबर ए कि भारत का चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भी कराता है। तो आपको ये याद रखना है कि 324 में किस बारे में बताया गया है? तो भारत का चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। 324 आर्टिकल 324। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था? तो इसमें आपसे पूछा गया है आर्टिकल 280 के बारे में क्या बताता है? तो वित्त आयोग के बारे में बताता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, आर्टिकल 280 क्या है? वित्त आयोग के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल 317। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में अब पूछे जाने लगे हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे कि पिछले 1-2 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से सबसे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो इस बार के सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। जिसमें से ये आपका जो है पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसी वाला, इसमें जो है पूछा गया है कि कौन-सा अनुच्छेद ये बताता है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और उनको निलंबित करने से संबंधित है? तो आर्टिकल 317 बताता है ये। आगे बढ़ते हैं, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह।
आप इसको भी याद रखेंगे कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। इसी तरह आप 16वें वित्त आयोग को भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है, भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था किस आर्टिकल में किया गया था? ये किया गया था आर्टिकल 338 बी में किया गया था। तो आर्टिकल 338 बी में किया गया था। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि भारत में जो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, उसका गठन किस आर्टिकल में है? तो उसका गठन जो है वो अनुच्छेद 338 बी में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्यों से रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो ये इसमें कहा गया है, इस आर्टिकल में आर्टिकल 355 में ये कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी जैसे आप देखे होंगे कि बहुत बार नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में अच्छे लेवल पे क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्य की रक्षा कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी। ये आर्टिकल 355 में बताया गया है। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद केंद्र के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है? नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है, कौन-सा आर्टिकल है ये? तो ये आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 356। तो आप इस आर्टिकल को याद रखेंगे, अनुच्छेद 356। इसमें ये बताया गया है कि केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद आपात की उद्घोषणा से संबंधित है? जो आपात मतलब कि इमरजेंसी लग जाती है, तो वो किस आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल है 352। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत में के कुछ हिस्से में सुरक्षा खतरे हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर देते हैं। तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और ये आपातकाल जो है वो पहले प्रकार का है जिसे 352 में रखा गया है कि अगर युद्ध होता है या बाहरी सत्याग्रह विद्रोह हो जाते हैं, तो पूरे राज्य में, पूरे भारतवर्ष में क्या है? आपातकाल हो जाएगा। आर्टिकल 352 में बताया गया है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में भारतीय शासन का उल्लेख है, तो किस में उल्लेख है? तो ये हो जाएगा 356 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 356 में राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। तो ये अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है राष्ट्रपति को? अनुच्छेद 356 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि 2023 में पूछा गया था सीजीएल में। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है हमारा मौलिक कर्तव्यों को उसमें शामिल कर लिया गया था। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का माता-पिता का मूल कर्तव्य बना दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन में ये बनाया गया था कि जो भी घर में 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके माता-पिता को ये मूल कर्तव्य है, उनका मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनको बेसिक शिक्षा जो है वो कराएँ। तो ये आया था कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 86वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से सिद्धांत शामिल किए गए थे? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन में क्या शामिल किया गया था? पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा भी किया जाए। तो यही जो है वो हमारे जो है 42वें संविधान संशोधन में एक बात और कही गई थी। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार की जगह अब उसे कानूनी अधिकार में तब्दील कर दिया गया है। जैसे कि आपने देखा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार जो था हमारा उसे हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी आप क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रख लीजिए इसे।
कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें संपत्ति का अधिकार जो था, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो कौन सा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 46वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2002 में जो हुआ था, उसमें 51 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान का, आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा है, भारत के संविधान का कौन सा ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है? 73वां। तो 73वां संविधान संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों की शक्ति को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था ऐसा? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1971 में, जिसमें कि क्या हुआ था कि रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, 26वां संविधान संशोधन 1971 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन 61वां संशोधन ने डैश किया? तो क्या किया? तो ये किया था, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 61 संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि जो वोट देने की जो आयु है वो 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 88वां। तो 28वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक सूची में एक नया विषय जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखेंगे कि पहला संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। तो वो नया भाग कौन सा जोड़ा था? तो 9A जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग कौन सा जोड़ा? 9A जोड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष का होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें पंचायत का कार्यकाल कितना डिसाइड हुआ? तो ये 5 वर्ष डिसाइड हुआ था। इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ठीक है, कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। तोड़ सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये 69वां संविधान संशोधन जब हुआ था, उसमें दिल्ली को राष्ट्र के राजधानी का जो है क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन? तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि भारतीय संविधान में दिल्ली को राष्ट्र की राजधानी क्षेत्र में दर्जा मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की संरक्षा करने के लिए जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, कि भारत देश में कितने प्राप्तियां हो रही हैं, कितना खर्च हो रहा है, कितने पैसों की जरूरत है हमारे भारत देश में, ये सब कौन देखता है? तो वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से याद रख लीजिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखता है, जिसे हम लोग CAG भी कहते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है CAG? तो वह आर्टिकल 148 में बात की गई है CAG की। आप इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश से एक स्वतंत्र कार्यकाल का उपबंध करता है।
तो ये किस कार्यकाल को उपबंध करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आर्टिकल 148 किस बारे में बताता है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ये सीएजी के बारे में बताता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। नीचे आप कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक स्वतंत्र कार्यकाल का उपबंध कराता है। इसमें पहला है आर्टिकल 165, इसमें राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 76, इसमें भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 52, इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये तीनों बहुत ही बड़े पद हैं, आपसे ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, इनके आर्टिकल कौन से हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। ये तीनों सबसे बड़े पद होते हैं भारत में और इन्हीं से भारत की सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। 165 भारत राज्य का महाधिवक्ता, 76 भारत का महान्यायवादी और अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी, 101वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जीएसटी को लागू किया गया था, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में ये लागू हो गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी से संबंधित है? तो आर्टिकल कौन सा है ये हमारा? अनुच्छेद 148 आर्टिकल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कैग से आर्टिकल कौन सा संबंधित है? 148। और इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो गया, या फिर उन्होंने 6 वर्ष पहले कंप्लीट कर लिया हो या फिर उनकी आयु 65 ईयर्स की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1980 को, 6 अप्रैल 1980 का। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो किस दिन अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये चिन्ह अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे अच्छे याद रखें कि 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई, जिसे हम चौड़ाई भी कहेंगे, उसका अनुपात क्या है? तो उसका अनुपात है 3:2। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 3 अनुपात में वो लंबा है और 2 अनुपात में वो ऊंचाई में है या फिर चौड़ाई में है। तो 3:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया है। ये किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ये 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्देशित करता है? तो हिंदी जो है हमारी वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो आधिकारिक भाषा है। तो आप इस जो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये हिंदी कभी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं रही। ये हिंदी थी हमारी आधिकारिक भाषा, मतलब कि उच्च कार्यालयों में किस भाषा में ज़्यादातर कामकाज होंगे, तो ये हिंदी भाषा में ज़्यादातर कामकाज होंगे। अब हिंदी की जगह इंग्लिश लेता जा रहा है, तो धीरे-धीरे आपको हर जगह इंग्लिश ही देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा बड़े-बड़े डिपार्टमेंट में भी अब इंग्लिश पूछी जाने लगी है, क्योंकि इंग्लिश में ही अब ज़्यादातर काम होने लगे हैं। तो अब हिंदी भी हमारी आधिकारिक भाषा की जगह नहीं रही है, लगभग चेंज ही हो गई है, इंग्लिश हो गई है। पर क्वेश्चन के अनुसार आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, आर्टिकल 343। तो आप इसे अच्छे याद रखें, अनुच्छेद 343 जो है वो अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्देशित करता है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राज्यभाषा होगी? ये किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 343(1) में है ये। तो आप इसी को याद रखेंगे कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राज्यभाषा होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा आज का, हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो भारत में, आप देख पा रहे होंगे, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी?
तो पहली भाषा कौन-सी थी जिसने कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया? तो वो भाषा थी हमारी तमिल। तो तमिल भी काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज है, काफ़ी पुरानी भाषा है, तो इससे भी भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ तमिल को। आप जैसे नीचे देख पा रहे होंगे, वर्तमान में देश में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 14 ईस्वी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें पहला है तमिल, जिसे 2004 में जो है भाषाई मतलब कि देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। फिर कन्नड़ 2008 में, मलयालम को 2013 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में और उड़िया को 2006 में। तो ये सभी जो है भारत में क्या है, शास्त्रीय भाषा का इन्हें दर्जा प्रदान है, मतलब कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाएँ जो हैं वो बोली जाती हैं। जैसे कि तमिल 2004 में इसे दर्जा प्राप्त मिला, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में और उड़िया को 2014 में मिला। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट पॉलिटी के ऊपर 150 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट। इसे आप प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं। इसमें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिटी में अब तक पूछे गए हैं एसएससी में, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसे ही 2-3 बार रिवाइज़ करके जाएँगे तो आपके एग्ज़ाम्स में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस है 90% क्वेश्चन जो है लगभग यहीं से आएँगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो ये आप 150 क्वेश्चन मान के चलिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उसको याद रखेंगे, तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। इसी तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।